आज 6 अक्टूबर 2024 को भारत की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में सिंध म्यूज़ियम का उद्घाटन किया जा रहा है। तो जब सिंध की बात करते हैं तो सिंध स्टेट, सिंध प्रोविंस, जिसमें गुजरात भी सिंध प्रोविंस का हिस्सा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने, ब्रिटिश पीरियड में भी 47 से पहले गुजरात जो इंडिया का स्टेट है आजकल, वो भी सिंध प्रोविंस का हिस्सा था। कराची उसकी पोर्ट सिटी जो होती, कैपिटल होती थी, जैसे कि बॉम्बे जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है आजकल। पहले से 56 से पहले तो गुजरात और महाराष्ट्र एक ही होता था ना, उसकी कैपिटल जो थी बॉम्बे थी। तो इसको लेके हम सोचते हैं कि मैं वैसे तो मोहन भागवत से, आरएसएस के जो मुखिया हैं, अमूमन में बहुत सी चीज़ों से उनसे सहमत नहीं हो पाता, मगर जो उनकी मुझे एक बात अच्छी लगती है वो लगती है अखंड भारत, यानी कि अखंड हिंदुस्तान। उनका ये कहना कि भाई ये सब जो है हिंदुओं ने ही अपने मजहब बदले हैं, जो लोग कास्ट के थे, बाकी डीएनए तो सब एक ही है सबका, मूल निवासी तो जो है सब एक ही है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, कोई भी है। बात ठीक है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल। तो अब सवाल है कि अखंड भारत, यानी कि अखंड हिंदुस्तान बनाने के लिए हम क्या करें। तो हमें इतिहास में वापस लौट कर जाना होगा, एक बार फिर पीछे मुड़ के देखना होगा। जब अब से लगभग 2300 साल पहले, इस्लाम के पैदा होने से पहले, क्रिश्चियनिटी के पैदा होने से पहले, तकरीबन 2300-2400 साल पहले, जब जोरस्टर पारसी मजहब का ईरान में बोलबाला था, जो वहाँ का किंग डायरस था, 3 किंग हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो भी तीनों जो थे जोरस्टन बन गए थे। जोरस्टन कौन है? पारसी, वो सूर्य के उपासक है, सूर्य की पूजा करते हैं, अग्नि को पवित्र मानते हैं, इसलिए वो अपने जो डेड बॉडी है आदमियों की, इंसानों की, वो अग्नि में नहीं जलाते, क्योंकि उससे अग्नि अपवित्र हो जाएगी, हवा भी अशुद्ध हो जाएगी, पानी में नहीं बहाते क्योंकि वो भी अशुद्ध हो जाएगा, नहीं तो नदियों में बहा देते हैं। जमीन में भी दफन नहीं करते कब्र में, कि उससे ये पृथ्वी अशुद्ध हो जाएगी। वो भी पंच तत्वों के महान उपासक है। तो खैर, वो वहाँ से जो थे, 2324 साल पहले वो माइग्रेशन चालू हुआ, सेंट्रल एशिया गए, वहाँ से होते हुए नॉर्दर्न इंडिया आ गए। या सिंधु वैली सिविलाइजेशन थी, जो भी तमिल सिविलाइजेशन थी, उनसे उनका वो एक साथ नहीं गए, वो ट्रिकल डाउन थ्योरी थी, थोड़े थोड़े करके आए झुंडों में। ऐसा 10-20 हज़ार आ गए नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कभी 10 आ गए, कभी 50 आ गए, कभी 100 आ गए, कभी 200 आ गए। और उनका जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन में था, उससे क्लैश हुआ, और जो ये सिंधु वैली सिविलाइजेशन के थे, वो टुवर्ड्स ईस्ट जो थे, माइग्रेट करने लगे, शिफ्ट होने लगे। और ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो संस्कृति है, उसके नमूने हिसार, गुजरात के धौलावीरा, राजस्थान में कई जगह आज भी वो सिटीज़ के अवशेष आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं। बागपत के पास वहाँ पे भी एक मिला है,
जो कि दिल्ली मेरठ से तो बागपत 34 किलोमीटर है, ब्लॉक से आगे। दिल्ली से समझिए कि मैं बागपत जाऊँ तो तकरीबन मुझे वहाँ तक पहुँचने में ऐसे 40 किलोमीटर पड़ेगा। बहुत दफ़े सोचता हूँ एक दफ़ा टैक्सी लेकर निकल जाऊँ, निकल नहीं पाता। 80 साल का बुढ़ा हो गया। अभी थोड़ा मौसम ठीक होगा तो दिवाली के बाद देखता हूँ कि जाऊँ टैक्सी पकड़ के, एक दिन के लिए टैक्सी कर लेता हूँ। तो वो जो आर्यस थे, उन्होंने अपने आप को आर्यस कहा, और जो ये आर्य सभा बनी, आर्य स्कूल बने, सनातन धर्म स्कूल बने, सनातन धर्म मंदिर बने, सनातन धर्म स्कूल बने, ये सब उसी उन्हीं की देन है जो आर्य से ईरान से माइग्रेट होके आए थे। उसके बाद जब क्रिश्चियंस भी आए, थोड़े ही आए, ज़्यादा नहीं आए। तो जब ब्रिटिश रूल हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ, तब आए थे। या पुर्तगीज़ का हुआ, सबसे पहले पुर्तगीज़ का हुआ था, वो तब आए थे। वो साउथ इंडिया तक कन्वर्टेड थे। डच भी आए, फ्रेंच भी आए। लास्ट कॉलोनी उनकी पांडिचेरी में थी। तो चंद्राचूड़ जो इसकी बंगाल में कलकत्ते के पास, वो भी उनकी कॉलोनी थी। व्यापार के लिए आए थे सब, लौट गए। तो अब मैं सोचता हूँ इसके लिए क्या किया जाए। ये हिंदू शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है, ये भी ईरान से ही आया। आज इस्लाम के साथ साथ जब 1056, ये सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम आया 712 में सिंध में, और जो गुजरात का सौराष्ट्र का इलाका है वहाँ तक उसका कब्जा हो गया था। तो 712 यानी आज से लगभग 1300 साल पहले वो इराक से आया था आज। और उसके बाद जो था, ये तो सिंध का हुआ, हिसाब हुआ। मैं इस्लाम के आने के बाद सबसे पहली जो मस्जिद बनी है, हज़रत मोहम्मद के ज़माने में ही केरला में मस्जिद बन गई थी, क्योंकि गल्फ कंट्री से मुसलमान आते थे ट्रेडिंग के लिए, उनकी नमाज पढ़ने के लिए वहाँ वो मस्जिद बना ली थी। तो भारत में ओल्डेस्ट जो मस्जिद है वो केरला में है, जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद के ज़माने में है। तो पैगंबर मानता नहीं किसी को, तो वो हज़रत मोहम्मद के ज़माने में वहाँ बन गई थी। कोई पैगंबर नहीं होता। तो उसके बाद इस्लाम फैला, और ये सनातन धर्म भी फैला। भाई उसको अपने आप को आरएसएस के इन्फ्लुएंस में आके अपने आप को हिंदू कहने लगे। भ्रष्ट हो गया आज इंसान। सनातन धर्म छोड़ के मंदिर भूल के सनातन धर्म मंदिर, सनातन धर्म स्कूल, सनातन धर्म चला। और जब सत्यनारायण की कथा होती थी तो उसे खत्म होते कर बोलो सत्यनारायण, भगवान सत्यनारायण की जय। तो सत्यनारायण की आज जय ना छोड़ के अब हिंदू की वो जय कहता ही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम शब्द है। अब ये जो झगड़े हो रहे हैं सब, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, मंदिर, मस्जिद, इस सबको ख़त्म करने के लिए क्या है। तो बहुत ज़्यादा वो उस जमाने को तो लौटना ठीक नहीं होगा, 2300-2400 साल पहले। मगर उससे सबक सीख सकते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अखंड भारत बने, यानी कि अखंड हिंदुस्तान। अब उसमें 1947 में भारत और पाकिस्तान बने, बंटवारा हुआ जो अननेचुरल था, गलत था। 47 में भी गलत था, आज भी गलत था 2024 में, क्योंकि हमारा डीएनए है कि हमारी कल्चर। तंदूरी रोटी मैं लाहौर में खाऊं या दिल्ली में खाऊं, मुझे दोनों जगह वही जायका आता है। गेहूं की बनती है रोटी। खान पीन सब एक।
और हिंदुस्तान का बंटवारा तो पंजाब का हुआ था ना। 70% पंजाब जो था वो चला गया पाकिस्तान में। हिंदुस्तान के हिस्से में तो 30% ही बचा। उस 30% में भी 10-12% में हरियाणा बन गया, और तो बाकी बचा 15-16-17% पंजाब रह गया। ये बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सिंध का इनका थोड़ा बंटवारा होगा, सब पंजाब का बंटवारा। ऐसे ही इसमें बंगाल का बंटवारा होगा, जो कि बांग्लादेश बन गया। तो 75 साल कोई बड़े साल नहीं होते, बहुत लंबा चौड़ा पीरियड नहीं हुआ। मैं 80 साल का हूँ, मैं तो अभी नहीं मर रहा। तो फिर उस उद्देश्य को जो मैं एक थे उस पर क्यों ना लौट के जाएगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में तकरीबन 120 करोड़ हिंदू हैं और 20 करोड़ मुसलमान हैं। एक 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ और दूसरे क्रिश्चियंस वगैरह भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। पाकिस्तान में तो 22 करोड़ है, वहाँ मुस्लिम है। अफगानिस्तान में 3-3.25 करोड़ है। ईरान में 9 करोड़ है, सब मुसलमान है। गल्फ में 1.5 करोड़ है। बांग्लादेश में 17 करोड़ है। तो अगर तो मैं इन सबको मिला दूं, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, ईरान के, गल्फ के, और 17 करोड़ बांग्लादेश का भी मिला दूं, तो ये सब मिला के तकरीबन 74 करोड़ हो जाते हैं। और हिंदू तब भी 120 करोड़ है, बहुत ज़्यादा है। तो इससे संतुलन, इनबैलेंस पैदा हो गया साउथ एशिया में। अब इसको भी ठीक करने के लिए, क्यों, जब अब आज से 1000 साल पहले चोला किंग थे तमिलनाडु में, ये व्यापार के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया का तो अभी आजकल भी शायद प्रेसिडेंट एक तमिल है, तमिल हिंदू है। मलेशिया में कई प्रेसिडेंट हुए हैं। पाकिस्तान में भी वाइस प्रेसिडेंट तो हुए हिंदू, मंडल साहब बंगाली, मगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहा कि जो प्रेसिडेंट होगा पाकिस्तान का वो मुस्लिम होगा, तो दूसरा नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। और इस्लामिक स्टेट कर दिया पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो उसके भी संविधान में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करने की जरूरत है। उसको रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान करते हैं, इस्लाम हटा दें। अगर जो मजहब का ही करना है तो उसको इंसानियत रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान करते हैं। इस्लाम को हटा के इंसानियत करते हैं। इंसानियत के हिसाब से सबको जोड़ना ठीक हो जाएगा। तो फिर अगर जो, क्योंकि ये मलेशिया जो है मुस्लिम मेजोरिटी है, इंडोनेशिया भी तकरीबन 9 करोड़ की आबादी है, वो भी मुस्लिम है, तो इनको जोड़ दे तो सबको मिला के तो वो 85-86 करोड़ मुस्लिम हो जाएंगे। 120 करोड़ जो है तब भी हिंदू फालतू रहेंगे। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए? तो मोहन भागवत या आरएसएस ने पिछले 99 साल में बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है कि जो आरएसएस के प्रचारक हैं वो गृहस्थी नहीं बसाएंगे, तो शादी नहीं करेंगे। आजकल पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 30,000 प्रचारक हर साल आरएसएस ट्रेंड कर रहा है, और उनको शादी करने की पाबंदी है। अब इस दुनिया में चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी समाज हो, अगर जो उस किसी भी सोसाइटी में बच्चे पैदा होते हैं तो 105 लड़कियां पैदा होती हैं तो 100 लड़के पैदा होते हैं। हमेशा लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं, लड़के कम पैदा होते हैं। अब ये 30
1000 को हर साल ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रचारक बना रहे हैं, तो लड़कियां फालतू हो जाएंगी हिंदुओं में, सरप्लस हो जाएगी। दहेज की डिमांड ज़्यादा हो रही क्योंकि लड़के तो जो है वो लड़कियां ज़्यादा हो जाएंगी और लड़के तो उतने के उतने ही हैं। जो तीसरा प्रचारक बन के उनके हिस्से की लड़कियां बच जाएंगी ना, तो उससे वो जो पॉपुलेशन बैलेंस है हिंदुओं का मुसलमानों का, वो अपने आप ही जो है कुछ थोड़ा 10-20 साल में तो बैलेंस हो जाएगा। अब लड़कियों का क्या होगा? तो यह है कि उनको फिलहाल मुसलमान लड़कों से उनकी शादी कर दी जाए, तो शादी तो करनी चाहिए, तो उससे जो है थोड़ा एक्सेलरेट हो जाएगा। जो ये 120 करोड़ वर्सेस 85 करोड़ का जो है, तो इसको मलेशिया और इंडोनेशिया का भी अखंड भारत में, अखंड हिंदुस्तान में शामिल कर लिया जाए, बहुत उम्दा बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और ये 10-15 साल में जितने ज़्यादा प्रचारक बनाएंगे उतनी ज़्यादा लड़कियां सरप्लस रहेंगी। और इस्लाम में क्योंकि दहेज मांगने का कोई रिवाज नहीं है, तो उन लड़कियों की बिना दहेज के आसानी से शादी भी हो जाएगी। उसके अलावा सनातन धर्म में कहा है वसुधैव कुटुम्बकम, सारा ब्रह्मांड हमारा कुटुंब है, उसमें मगरमच्छ, पेड़ पौधे, घास, इंसान, शेर और बकरी सभी हमारे कुटुंब के मेंबर हैं। तो हम जो है जैसे न्यूयॉर्क में लगी हुई है स्टैचू कि दुनिया के जो भी दुखी आदमी हैं, इंसान है, वो सब भारत भूमि पे आ जाएं, उनका स्वागत है। और जैसे महाराजा अग्रसेन ने किया था कि जो भी बाहर का आदमी आए, हिसार में उनका राज था, जो हिसार हरियाणा का हिस्सा है, अभी 5 तारीख को कल वहाँ वोटिंग हुई है स्टेट असेंबली की, तो कि भाई जो भी आया उसको 1 ईंट और 1 रुपया हर सिटीजन, हर नागरिक थे। अब जमाना बदल गया, अगर सर बहुत पुराना टाइम हो गया, तो अब ये है कि उसको इंसान को देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार जो भी यहाँ पे हिंदुस्तान में किसी भी कंट्री का आदमी आए, उसको 1 2 बेडरूम फ्लैट और 1 लाख रुपया उसको दे दे अपना घर बसाने के लिए। कुछ बिजनेस करेगा, कुछ कारोबार करेगा, कोई कॉटन इंडस्ट्री खोलेगा, जरूरत पड़े तो ज़्यादा भी दे दो, कोई बहुत पैसा है। तो एक तो जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, जो कि अभी परसों ही ये जो इंडियन गवर्नमेंट गई थी माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 के सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच के जजमेंट के खिलाफ, उन्होंने डिसमिस कर दी सरकार की पिटीशन अभी 5 अक्टूबर को। तो ये माइनिंग मिनरल्स तो खुदाई चीज़ है ना, कोई हमारी बनाई थोड़ा ना है। इसका भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने के लिए उसमें ईरान से लगा के इंडोनेशिया तक को शामिल कर लिया जाए। और उसके साथ साथ जो जैसे चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ऐसी अखंड भारत या अखंड हिंदुस्तान का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चालू किया जाए और सब जगह डेवलपमेंट किया जाए। ईस्टर्न अफ्रीका से तो बहुत पुरानी ताल्लुक है, कांगो, युगांडा, साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी ने तो पॉलिटिक्स साउथ अफ्रीका में ही सीखी थी ना। वकालत करने के बाद बैरिस्टर बनने को पहला केस ही वहीं मिला था साउथ अफ्रीका में। तो ये किया जाए तो इस तरह से हम बहुत बड़ा सुधार कर सकते हैं समाज में, साउथ एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया को भी तो इंडोनेशिया, मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया कैसे है ना। ईरान जो है मिडिल ईस्ट है, मिडिल तो वही बात है, उसको ले लो साथ, उससे तो हमारे बहुत पुराने सांस्कृतिक संबंध है। वो भी अग्नि की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, हम भी करते हैं।
सूर्य देव को सुबह सुबह पानी चढ़ाते हैं, नमस्ते करते हैं, वो भी करते हैं। अग्नि को वो भी पूजा करते हैं, पवित्र मानते हैं, हम भी हवन में अग्नि जलाते हैं। तो ईरान से ला के इंडोनेशिया तक, ये तकरीबन 85-86 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे। बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख मुसलमान हैं, तो भारत के 120 करोड़ की जाए 121 करोड़ हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लोग पेंडल नहीं पहनता। और जो पाकिस्तान से जो 75 साल पहले 30% पंजाब का हिस्सा चला गया, वो भी लौट जाएगा। तो सभी ये यूनिफाइड भारत, यूनिफाइड हिंदुस्तान में आ जाए, अखंड यूनिफिकेशन की जरूरत है। जैसे कि यूनिफिकेशन हो गया वियतनाम, साउथ और नॉर्थ वियतनाम का, यूनिफिकेशन हो गया ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का, ऐसी इसको यूनिफाई करके अखंड भारत, अखंड हिंदुस्तान बना जाए, तो आरएसएस की भी इच्छा पूरी हो जाएगी, सब खुश हो जाएंगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाएगा, सबकी वाह वाह हो जाएगी और बहुत बड़ी पावर मिल जाएगी। क्या पावर की कोई जरूरत ही नहीं है कोई लड़ने की, इंसान को तो सबकी भलाई सोचनी चाहिए। तो मेरा तो आइडिया ये है कि कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे आरएसएस भी खुश हो जाए। अगले साल उसकी 100 साल हो जाएंगे, सेंचुरी मना रहा होगा, शताब्दी, उससे कुछ मोदी सरकार जाते जाते ऐसा फैसला ले ले, खटाखट फटाफट काम करे चुस्ती फुर्ती से। पाकिस्तान की हमारी हालत बड़ी खराब है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था, 7 बिलियन डॉलर के लिए भीख मांग रहे हैं IMF के सामने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, और वर्ल्ड बैंक, इससे तो ज़्यादा हम ही दे देंगे। हाँ, दे देना चाहिए, अपना भाई है ना, कोई दुश्मन थोड़ा है। इंसान का इंसान तो दोस्ती होता है ना, भाई होता है ना। तो इंसानियत का तकाजा ही कहता है हम सबको दे, सबकी भलाई सोचे। देने वाला भगवान, जो अब्दुल रहीम खान ने तुलसीदास को लिख के भेजा था, जो हिंदू रामचरितमानस लिखी जिन्होंने तुलसीदास ने बादशाह अकबर के ज़माने में, तो उनका जब अब्दुल रहीम बंगाल का गवर्नर था, तो जब सुबह सुबह देता था खैरात दान, तो जो था वो आंखें नीची कर लेता था और बंद कर देता था। तो तुलसीदास ने लिख के भेजा उसे, 2 हाथ, उसने उसको लिख के जवाब दिया कि देने वाला तो भगवान है, मेरे तो उसे खाली हाथ ही हाथ है, मैं भगवान किसको क्या दे रहा है ये मैं नहीं देखता। सच्चाई यही है, सब देने वाला एक है और वो निरंकार है, ना उसकी कोई शक्ल है, ना कोई मजहब है, ना धर्म है, ना जाति है। भगवान को ना कोई ठंड लगती है, ना कोई गर्मी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, कुछ नहीं होता। तो जब भगवान निरंकार है तो आपस में किस बात की लड़ाई, किस बात के हिंदू मुसलमान की लड़ाई, किस बात की कब्र और कब्रिस्तान की और शमशान की लड़ाई, ये सब बेकार की बात है। इंसानियत है, वैसे दुनिया की आबादी घट रही है। अब ये 3.25 साल हो गए यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, यूरोप में लड़ाई है। अभी आज 6 तारीख हो गई, 7 अक्टूबर को उसने हमास ने इसराइल पे अटैक किया और वहाँ से 200-250 आदमी औरतें ले गए उठा के बच्चों को, और तो बाहर से इसराइलियों को मार डाला। बड़ा जुल्म हुआ, गलत काम हुआ। नतीजा क्या निकला कि 50,000 जो है हमास के आदमी मारे गए और सारी दुनिया में झंडे दिखा रहे। झंडे दिखा दो, तुमने लड़ाई तो तुमने चालू की है। अभी 1 साल हो जाएगा, आज 7 अक्टूबर को आज 6 अक्टूबर हो गई, 1 साल हो गया। मजे लो। लड़ाई चालू करना बड़ा आसान काम है, ख़त्म करना उसके हाथ में नहीं होता। यूक्रेन में भी यही हो रहा है, 3.25 साल हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ, 1911 से 14 तक चलती रही 4 साल। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ,
चालू तो की हिटलर ने, वह ख़त्म उसका नहीं हुआ, उसके हाथ में नहीं था, उसका अपना ही खात्मा हो गया। हिटलर वॉज नॉट अ बैड मैन। वो तो जो जितने भी आदमी होते हैं, वो जीतने वाला अपनी स्टोरी लिखता है, अपनी हिस्ट्री लिखता है, हारने वाले को बुरा बताता है। जैसे राम ने रावण को बुरा बता दिया। रावण शायद राम से अच्छा इंसान था, ज्ञानी था। तो किसी को बुरा कहना अच्छी बात नहीं है। किसी को बुरा बता के हम अच्छे नहीं बन सकते। हम किसी को नीचा दिखा के हम ऊंचे ऊंचे नहीं उठ सकते। सब बराबर है। ये सोचने का ढंग होना चाहिए, तो अमन शांति हो जाएगी। जिसके लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था, उस अमन शांति हो जाएगी सारी दुनिया में। ऐसा होना चाहिए, मैं तो यही समझता हूँ। हिज़्बुल्लाह ने ईरान पे इस पर इसराइल पर अटैक किया था 2006 में, लड़ाई तो चालू कर दी। उसका नतीजा क्या हुआ? इसराइल ने जो पलटवार किया और उस पर कब्जा कर लिया, लेबनान पे, बैरूत के भी काफ़ी हिस्से में कब्जा कर लिया। तो हिज़्बुल्लाह का जो था चीफ मुखिया सेक्रेटरी, जो उसने कहा हमें पता नहीं था, हमारे दिमाग में नहीं आया कि इसराइल हम पे अटैक कर देगा और इतना बड़ा अटैक कर देगा, बस कब्जा कर लिया। अगर जो हमें पहले पता होता, इस बात का अंदाज हो जाता, तो हम इसराइल पे कभी अटैक नहीं करते। वह 2006 और 2024 18 साल बाद उसने वही गलती दोहराई। पिछले 1 साल से वो उसमें मिसाइलें दागे जा रहा था ईरान पर। उसने एक झटके में इनकी कमर तोड़ दी हिज़्बुल्लाह की। तो हो गई, होना ही था। तो इसलिए भाई लड़ाई चालू मत करो, शांति से रहो। और जो ज्ञानी आदमी होते हैं, इंटेलिजेंट आदमी होते हैं, अकेले ही रहते हैं। तो अकेलेपन में जो अखंड शांति मिलती है, वो शायद अखंड भारत में या अखंड हिंदुस्तान में या अखंड राष्ट्र में भी नहीं मिल सकती। इंसान अकेला दुनिया में आता, अकेला जाता है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो इसका क्या है कि हम अपने आप को भगवान समझे। अब आदमियों ने मूर्तियां बना ली, मंदिर बना लिए, मस्जिदें बना ली, चर्च बना ली, और लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे। भाई क्या जरूरत है? शांतिपूर्वक करो, प्यार मोहब्बत से। और क्या किया जाए? विचार के तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई साउथ ईस्ट एशिया और ये थोड़ा सा वेस्ट का भी हिस्सा ले लें, इसको एक करके अखंड भारत यानी कि अखंड हिंदुस्तान बना दिया है। हिस्टोरिकल कल्चर और हमारे ताल्लुकात रहे हैं इनसे। बाबर का ग्रैंडफादर बाबा तैमुरलंग सेंट्रल एशिया चल के अफगानिस्तान होते हुए और सहारनपुर के पास से उसने क्रॉस किया और मेरठ आगे मेरठ का किला ढहा दिया, जो आज वहाँ मार्केट है। थोड़ा ऊंचा लगा था पहाड़ी, वहाँ किला था मेरठ का। तैमुरलंग ने उसको तोड़ दिया। वहाँ से चला दिल्ली के लिए, तो उसने अपने बेटे को भेज दिया लोनी अटैक करने के लिए। लोनी के टीबी के ऊपर जो किला था, मगर वहाँ उसको जीत नहीं रखा, मारा गया उसका बेटा। मगर जब दिल्ली फतेह करके तैमुरलंग लौटने लगा, तो गाजियाबाद में उसने देखा कि देखता हूँ चलता हूँ लोनी, तो देखा उसके बेटे की लाश जो टंगी हुई है लोनी के किले के ऊपर। उसने लोनी के किले का तहस नहस कर दिया और लौट गया फिर काबुल कंधार सेंट्रल एशिया वापस। उसके बाद उसका पोता ग्रैंडसन बाबर आया। बाबर बहुत हाईली क्वालिफाइड आदमी था, सज्जन आदमी था, पॉलिटिक्स को समझता था। बाबर में 2 खून थे। एक तो उसकी माँ जो थी, उसकी दादी जो थी मंगोल थी, और उसकी जो माँ थी ताजिक थी। तो उसके ब्लड में दोनों चीज़ें थी, डबल डीएनए था।
आज कोई डीएनए को अमेंडमेंट कर देते हैं ना, उसमें ऐसी शायद उस टाइम में हुआ। तो और ये अलेक्जेंडर ग्रीस से चल के ईरान को जीतता हुआ, उसका फारस तो जो ईरान तो नाम 1934-35 के अंदर ही पड़ा ना, जब ये पहलवी खानदान के राजा आ गए थे यहाँ, बादशाह बन गए थे ईरान के। उससे पहले फारस ही कहलाता था, और पंजाब में झेलम तक आ गया, वहाँ पैरों से लड़ाई हुई, उसके बाद लौट गया वहाँ पे। सिकंदर का जमाने में यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का राज था, बहुत पावरफुल था। अगर जो सिकंदर की टक्कर हो जाती उसकी फौजों से, आगे बढ़ता झेलम से, तो वहाँ भी लौट कर नहीं जा पाता सिकंदर। क्या पहुँचा तो नहीं फिर दुनिया वापस, रास्ते में मर गया। 34-35 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में किंग बना था, और 35 साल की एज में मर गया, यंग मर गया। बहुत अच्छा इंसान था, ज्ञानी आदमी था, पढ़ा लिखा। वो घोड़ों पे चल के उस जमाने में होती थी। आज जो है मिसाइलों की लड़ाई हो गई है, ड्रोन की लड़ाई हो गई है, तो बड़ा डिस्ट्रक्शन है। जमीन के 150 फुट नीचे जाके और बम फटता है, और बंकर में हुजूबुल्लाह के चीफ की मौत हो जाती है। क्या टेक्नोलॉजी का कमाल है। हिंदुस्तान में जितने भी आर्मी के नियर होंगे, जन को सबक सीखना चाहिए, पॉलिटिकल आदमी को सबक सीखना चाहिए कि भाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा, प्यार मोहब्बत से रहो, भाईचारा हो, सद्भावना हो, जो कि वसुधैव कुटुंबकम का साधन धर्म का मूल संदेश है। पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मूर्खों का काम है, टाइम बर्बाद कर रहे अपने। इससे तो अच्छा किताबें लिखो, वीडियो बना के डालो, दुनिया देखे। वो क्या करे, कैसे समझाए मूर्खों को। ये मूर्ख मुझे कुपड़ है, कुपड़, इनको अक्ल नाम की चीज नहीं। तो ये चल रहा है, चलो कुछ चलेगा, सबक आएगा, और थोड़ा आदमी मरेंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में 4-4.5 करोड़ आदमी मर गया था। जीतने वालों को भी आदमी मरे, हारने वालों को भी आदमी मरे, दोनों मरने वाले इंसान थे। लड़ने वाले यंग बॉयज थे, लड़कियां नहीं गई थी। तो उनकी माएँ, उनकी बीवियाँ विधवा हो गई, रोती रही। उनके बच्चे अनाथ हो गए, वो भी रोते रहे। तो युद्ध में मिला किसको क्या? मरने वाला मर गया, उसकी बीवी विडो हो गई, विधवा हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए। यही मिला ना इनाम में, नतीजे में। तो क्या ऐसा ना हो कि बिना लड़ाई के सब बातचीत करके वो मामले को सुलझा लिया जाए? तो जो मैं कह रहा हूँ, अखंड भारत, अखंड हिंदुस्तान, ईरान, अफगानिस्तान होते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां तक पहुंच जाए। सुकार्डो जो प्रयोजन था, संस्कृत का वर्ड है, वहां पे आज भी संस्कृत के नामों पे और लड़कियों के नाम होते हैं। इंडोनेशिया में जावा हिंदू मंदिर है। ये चोला जब किंग थे, उसके जमाने से कॉलोनी थी, व्यापार था, एक किस्म के कॉलोनाइजेशन किया था उन्होंने भी। उसके बाद जब ये ब्रिटिश आ गए तो मलाया, और ये जो था जिसको मलेशिया बना दिया, इसको मिला के, तो ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। ये मलेशिया तो सिर्फ 55-56 के आसपास बनाया ना, 1955-56 में। इंडोनेशिया भी सर 50 के आसपास इंडिपेंडेंट हुआ, डच कॉलोनी थी है। मलेशिया तो ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो ये हम इंडोनेशिया से, ईरान से ला के और इंडोनेशिया तक इसको फैला दें, अखंड भारत बना दें, अखंड हिंदुस्तान में, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बड़ी शांति आएगी। चीन तो वैसे भी किसी से नहीं लड़ना चाहता, वो तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से।
सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है, सब खुश है। हिंदुस्तान को या तो उसी को ज्वाइन कर लिया, अपना बना लिया, एक ही बात है। अफ्रीका में बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है, साउथ अफ्रीका में भी, लैटिन अमेरिका में बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है, सेंट्रल एशिया में भी, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान कितने 6-7 स्थान है, इसमें भी डेवलपमेंट हो। जब यूएसएसआर का हिस्सा होते थे तो रेलवे ट्रैक उस जमाने के पड़े में बहुत डेवलप हुआ लगा, उसी को ज्वाइन कर ले और यूरो एशिया तक पहुंच जाए। तो ये जो समुद्र के रास्ते सोच रहे हैं लोडिंग अनलोडिंग बार बार, तो ये पाकिस्तान से होते हैं अफगानिस्तान और ईरान, और ये रेलवे ट्रैक जो है पेशावर तक तो है, उसी से ब्रांच आउट कर दें उसको, एक ब्रांच अफगानिस्तान भेज दें और एक जो है ईरान भेज दें। चाइना तो ऑलरेडी भेजी भी है, हफ्ते में एक ट्रेन मालगाड़ी जाती है तेहरान। अफगानिस्तान का भी उसने कोई 1 महीने पहले एक ब्रांच आउट कर दिया है जो सेंट्रल एशिया जा रही है, तो इंडिया भी उसको ज्वाइन कर ले। तो जो ईरान ने उसको मरम्मत करके जो यूएसएसआर के ज़माने का रेलवे ट्रैक पड़ा हुआ ब्रॉड गेज है, वो भी इंडिया की भी ब्रॉड गेज है, उससे यूरेशिया तक पहुंच जाए, सिविलाइजेशन डेवलप, बहुत ट्रेड बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, माला माल हो जाएंगे सब, मज़ा आ जाएगा। तो मुझे ऐसा काम किया जाए जिसमें सबका भला हो, और वसुधैव कुटुंबकम का भी जो हमारे उद्देश्य है, ये लफाजी ना ले रखे, नरेंद्र मोदी की हकीकत बन जाए। हकीकत ही होती है जो ज़मीन पर होती है। तो ठीक है, आज इस विचार के साथ मैं अब जो और कुछ सोचूंगा इसको बंद करता हूँ आज वीडियो को। नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।